दोस्तों, आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जेके बाय अनिल बांबू में स्वागत है। तो दोस्तों, हम इस जनरल साइंस के पार्ट में क्या पढ़ेंगे? नाभिकीय संलयन पढ़ेंगे। ठीक है, नाभिकीय संलयन को पहले इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये देखो। संलयन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन। विखंडन का मतलब क्या होता था? विखंडन का मतलब फ्यूजन। ये क्या है? फ्यूजन है। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? फ्यूज हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले नाभिकीय संलयन, दोनों नाम बहुत अच्छे से याद करने हैं। संलयन, संलयन का मतलब वो जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब फ्यूज हो रहे हैं, वो जुड़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसकी परिभाषा कैसे देंगे? सबसे पहले इसको डिफाइन कैसे करेंगे? जब दो से अधिक नाभिक, दो या दो से अधिक नाभिक क्या होते हैं? हल्के नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक में बनते हैं तो क्या होती है? बहुत सारी एनर्जी मुक्त होती है। यहाँ देखो, संलयन का मतलब देखो, हमारे पास दो छोटे नाभिक है। ठीक है, दो छोटे नाभिक है, वो मिले और एक किसी बड़े नाभिक में बदल गए, तो इनके साथ और क्या होगी? मुक्त होगी। कौन सी मुक्त ऊर्जा होगी? बहुत सारी। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है, ये जो अभिक्रिया है, ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? नाभिकीय संलयन। इसके अंदर क्या हो रहा है? जो नाभिक है, जो हल्के नाभिक, ये जो हल्के नाभिक है वो बड़े नाभिक में बन रहे हैं, भारी नाभिक में बन रहे हैं, विभक्त हो रहे हैं। ठीक है, और साथ में इनके साथ बहुत सारी एनर्जी मुक्त हो रही है। तो इसके अंदर देखो, इसके उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, सूर्य का जो तारे होते हैं, एक तो सन और जो स्टार्स है, इनकी जो एनर्जी है ये किस पे आधारित है? नाभिकीय संलयन पे। सूर्य पे जो कौन सी अभिक्रिया होती है, सूर्य पे जो अभिक्रिया होती है वो कौन सी होती है? नाभिकीय संलयन। सूर्य से जो हमें प्रकाश और जो ऊर्जा मिलती है, जो ऊष्मा मिलती है, वो किस पे आधारित है? नाभिकीय संलयन पे। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, जो सूर्य की ऊर्जा है, सूर्य का जो प्रकाश है, वो किस अभिक्रिया पे आधारित है? या फिर तारों का प्रकाश या तारों की जो ऊष्मा है या जो प्रकाश है वो किस पे आधारित है? तारे और जो सूर्य है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पे आधारित है। ठीक है, आगे देखो, हाइड्रोजन बम, जो हाइड्रोजन बम होगा वो किस पे आधारित है? हाइड्रोजन बम होगा आपके नाभिकीय संलयन पे। इससे पहले पढ़ा था परमाणु बम। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे आधारित है, लेकिन हाइड्रोजन बम होगा वो नाभिकीय संलयन पे आधारित है। ठीक है, अब देखो, पहला हाइड्रोजन बम कब बना था? 1952 में बना था। साथ साथ में ये भी याद करो दूसरे वाले आंकड़े। पहला हाइड्रोजन बम बना था 1952 में, 1952 में बना था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोहेन ने किया था। सैमुअल कोहेन नामक वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पे आधारित है। ठीक है, अब देखो, ये जब नाभिकीय संलयन होता है तो इसके इनर्ट एक कोई गैस मुक्त होती है, वो कौन सी होती है? वो हीलियम गैस मुक्त होती है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखो, द इनर्ट गैस प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर फ्यूजन, जो इनर्ट गैस, जो अक्रिय गैस बनती है नाभिकीय संलयन के अंदर, कौन सी बनती है? हीलियम। जब नाभिकीय संलयन प्रोसेस होता है तो एक इनर्ट गैस मुक्त होती है, वो कौन सी है? हीलियम। ये आपको याद रखना है। इसके अंदर देखो, सूर्य है, सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य की जो ऊष्मा है वो किस पे आधारित है? सूर्य पे कौन सी अभिक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन। देखो, सूर्य की सतह का तापमान कितना है ये बताओ। एक और अच्छा क्वेश्चन आ गया, देखो, 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखना। 6000 डिग्री सेल्सियस है वो किसका तापमान है? सूर्य पर। जो सूर्य की सतह है उसका जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। 6000 तक उसका सतह का तापमान है, ये याद रखना आपको। उसके बाद देखो, सूर्य पे कौन सी गैस होती है? सूर्य पे दो गैसें होती है, एक तो हाइड्रोजन और एक कौन सी है? हीलियम। ये आपको पता होना चाहिए। सूर्य की सतह पर कितना तापमान होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह पर कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य किस अभिक्रिया पे आधारित है? नाभिकीय संलयन पे आधारित है। ठीक है दोस्तों, आगे हम दो विधियां पढ़ेंगे। ठीक है, आयु ज्ञात करने की दो विधियां, कई बार यहां से क्वेश्चन आ जाता है। देखो, पहली विधि है कार्बन काल विधि और दूसरी विधि है यूरेनियम काल विधि। ये दोनों ही विधियां आयु ज्ञात करने के लिए काम में आती है। जो कार्बन काल विधि है ये सजीवों की आयु ज्ञात करने के लिए काम में आती है, और जो यूरेनियम काल विधि है वो निर्जीव पदार्थों की आयु ज्ञात करने में काम में आती है। अब देखो, कार्बन काल विधि, इसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में? कार्बन डेटिंग। ठीक है, ये याद रखना दोनों भी साथ में। कार्बन काल विधि को क्या बोलेंगे? कार्बन डेटिंग। ठीक है, अब देखो, जीवों के अवशेष। ठीक है, अब जीवों में कौन सा पौधा या जंतु, कुछ भी हो सकता है, पेड़ पौधे या जीव जंतु कुछ भी हो सकते हैं। जीवों के अवशेष की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग का
काम में लेते हैं, ये जो कार्बन डेटिंग विधि है ये काम में लेते हैं। देखो अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखो C14 कार्बन 14, जो जीव जंतु है सजीव, जैसे जीव जंतु या पेड़ पौधे, वो जब तक जीवित रहते हैं तो कार्बन के एक समस्थानिक कौन सा C14 कार्बन 14 उसको ग्रहण करते रहते हैं, उसको खाते हैं, ठीक है, वो उसके शरीर में पाया जाता है। लेकिन जब पेड़ पौधे हो या फिर जीव जंतु हो, जब उनकी मृत्यु होती है तो ये जो कार्बन 14 है ये समस्थानिक इसका ग्रहण होना बंद हो जाता है। तो शरीर में या फिर पेड़ पौधों में जो उपस्थित C14 है उसकी मात्रा से, उसकी गणना से हम पता कर सकते हैं कि इसकी आयु कितनी रही होगी या कि ये मृत्यु से पहले कब तक का है। ठीक है, तो ये विधि कौन सी होती है, कार्बन काल विधि होती है। कार्बन काल विधि किसके लिए काम में आती है, सजीवों के लिए, जीव जंतु पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने के लिए। कौन सा समस्थानिक काम में आता है इसमें, C14 कार्बन 14 को माप कर हम आयु का पता लगा सकते हैं कार्बन काल विधि के अंदर। आगे देखो, आगे आती है एक यूरेनियम काल विधि। यूरेनियम काल विधि निर्जीव जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनकी आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम काल विधि काम में आती है। जैसे निर्जीव पदार्थ जैसे बहुत सारे हो सकते हैं, प्राकृतिक जैसे चट्टाने हैं, पेड़ पौधे चट्टाने हैं, उसके बाद पहाड़ है, ठीक है, और बोल सकते हैं जैसे पृथ्वी है या फिर चंद्रमा है, या फिर इन पे उपस्थित जो चट्टाने हैं उनकी आयु ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं, तो यूरेनियम काल विधि द्वारा। ये जो चट्टाने हैं, पहाड़ है, चंद्रमा, पृथ्वी, इन पे क्या है, ये जो यूरेनियम के कुछ समस्थानिक पाए जाते हैं, उन समस्थानिकों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उन चट्टानों या चंद्रमा या जो कोई ग्रह है उसकी आयु का पता लगा सकते हैं। तो ये याद रखना, हमें यूरेनियम काल विधि निर्जीव पदार्थों की आयु ज्ञात करने के लिए काम में आता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की जनरल साइंस की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप अच्छे से एक बार वीडियो देखिए, इनमें जो जो टॉपिक है वो सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के हिसाब से आ सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, सबका अच्छे से धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।